नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज। तो देखिए, इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी हैं मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके। तो इस प्लेलिस्ट पे जाके आप वो सारी सीरीज देख सकते हैं। इसमें सारी सीरीज अपलोड करी जा चुकी हैं मेरे द्वारा, जिसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं आपको, जो कि आपको आगामी जितने भी आपके पेपर होंगे, यूके ट्रिपल से करवाए चाहे यूकेपीएससी कराए, उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए, वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको देख सकते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों चीज़ें ओपन करी जा चुकी हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है और उसमें उत्तराखंड वन लाइनर दी जा रही है, आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पेज ज्वाइन करने के लिए आप अपने फेसबुक पेज पे या अपना फेसबुक के जो सर्चिंग बार है वहां पे स्टडी विद एम पेज अगर आप टाइप करेंगे तो आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब चैनल का आइकन है, उसी आइकन पे आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा आपको, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे पार्ट 21 में लाया था इससे पहले, तो देखिए पार्ट 21 में मैंने आप सभी से बोला था कि आप अपना स्कोर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया उसमें। तो जिन लोगों ने अपना स्कोर कमेंट किया है, तो वो आप अपना स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो उनको मैं अपना आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इन सभी लोगों को एक बार फिर से स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। ये वही लोग हैं जो हर रोज हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, अपना स्कोर साझा करते हैं मेरे साथ और बहुत सारी मेहनत करते हैं। मेरा मानना यही है कि एक दिन बहुत अच्छी सफलता लेके जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से इन सभी के लिए स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग भी आज की इस वीडियो पे अपना कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो में आपका भी जो कमेंट है वो मैं स्क्रीन पे फ्लैश आउट जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज की जो वीडियो है, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका देहरादून, दूसरा आपका अल्मोड़ा, तीसरा है चंपावत, चौथा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका देहरादून। ठीक है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, यानी देहरादून जो नगर है आपका, वहाँ पे स्थित आपका ये जो आपका श्री मांडू सिद्ध मंदिर है वहीं पे स्थित है। देखिए, जो श्री मांडू सिद्ध मंदिर है, इसी मंदिर के साथ 4 और सिद्ध मंदिर हैं वहाँ पे, तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इन 4 सिद्ध मंदिरों में सबसे पहला आपका लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, कालू सिद्ध मंदिर, मानक सिद्ध मंदिर और आपके सामने जो ये है आपका मांडू सिद्ध मंदिर। ठीक है, तो देखिए ये जो मंदिरों की खास बात ये है कि यहाँ पे गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है। ठीक है, गुड़ के रूप में प्रसाद चढ़ता है, गुड़ लाते हैं। जैसे कि अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं होती है, कहीं पे नारियल चढ़ता है, कहीं पे पूरी थाली चढ़ती है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जो ये जितने भी सिद्ध हैं, 4 सिद्ध जो मंदिर है, यहाँ पे गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले करी थी आपकी लक्ष्मण सिद्ध मंदिर की बात। देखिए, जो लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है वो लगभग देहरादून से ऋषिकेश रूट पे 12 किलोमीटर आगे है। देखिए, जो आपका लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है ना, यहाँ पे अधिकतर जो भीड़ होती है और अधिकतर जो लोग पूजा करने आते हैं वो संडे के दिन आते हैं। संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है इसी मंदिर पर, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर पर। ठीक है, अगला जो मंदिर बताया था मैंने आपका लक्ष्मण सिद्ध का, कालू सिद्ध मंदिर बताया था। देखिए, कालू सिद्ध मंदिर भी आपका देखिए यहाँ पे बनियावाला के पास जो थाने गाँव है उसी के पास में है, उसी के पास अप्रोक्स 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है ये कालू सिद्ध मंदिर, जो कि आपकी वहाँ पे एक नदी भी बहती है जिसका नाम है शीतल नदी। ठीक है ना, तो उस शीतल नदी के पास है ये कालू सिद्ध मंदिर। उसका मानक सिद्ध मंदिर भी आपका शिमला बाईपास में है, आपका बड़ोवाला क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो मैंने आपके सामने मांडू सिद्ध मंदिर लाया हूँ, ये देहरादून के प्रेम नगर जो जगह है वहाँ पे आपका पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौला राम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं इसमें। सबसे पहला आपका देखा गढ़वाली, दूसरा हिंदी, तीसरा है ब्रज भाषा, चौथा आपका कुमाऊनी। ठीक है, देखिए जो मौला राम जी थे ना, उन्होंने लगभग गढ़वाली भाषा में भी कर रखी है अपनी और हिंदी भाषा में भी कर रखी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उन्होंने रचनाएं करी है वो कर रखी है आपकी ब्रज भाषा में। तो यहाँ का जो आंसर सही रहेगा आपका ब्रज भाषा रहेगा। ठीक है, मौला राम जी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मौला राम जी। ठीक है, यूके ट्रिपल एस से तो बहुत ज़्यादा पूछती है इनके बारे में और आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बहुत अटपटे सवाल भी पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मली जो तैयारी करता है उससे भी परे होते हैं। तो अपनी इस वीडियो पे मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक फैक्ट पता चल सके और हर एक छोटी से छोटी बातें पता चल सके, क्योंकि आवाज़ से ये होता है, खुद पढ़ने से और आवाज़ से दोनों में बहुत डिफरेंस होता है।
पढ़ने से अगर कोई हमें सामने वाला बताता है तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी हमारे माइंड कैच कर लेता है। तो बहुत सारी छोटी से छोटी बातें बताने की कोशिश करता हूँ अपनी इस वीडियो पे, और उम्मीद यही करता हूँ कि आपको हर एक छोटा से छोटा फैक्ट उसको समझ में आ सके, ठीक है। और बाकी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट अपना करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं, मैं मौला राम जी के बारे में बता रहा था। देखिए मौला राम जी का जो जन्म हुआ था ना वो 1743 में हुआ था, ठीक है। 1743 में मौला जी का जन्म हुआ था, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो 1658 में ही आ गए थे, ठीक है। दिल्ली से आए थे इनके, कहा जाता है कि जो इनके पूर्वज थे वो दिल्ली से आए थे, ठीक है ना। तो सुनार जाति के कहा जाता है। पिछले बार क्वेश्चन भी आया था कि इनके जो पूर्वज थे वो किस जाति से थे, तो वो थे आपके सुनार जाति के, ठीक है ना। तो 1743 में क्या हुआ था कि इनका जन्म हुआ था, और 1658 में इनके जो पूर्वज थे वो दिल्ली से श्रीनगर आए थे, वहीं पर फिर इनके बाद जब श्रीनगर बस गए तो 1743 में मौला राम जी का जन्म हुआ था, ठीक है। उसका देखिए आपके जो मौला राम जी है वो कवि के साथ साथ चित्रकारी भी किया करते थे। इनकी चित्रकारी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो देखिए इनके चित्रकारी गुरु का नाम जो था वो राम सिंह था। मैं हर वीडियो में बताता हूँ इनके बारे में, और इसलिए बताता हूँ कि इनका जो गुरु का नाम है ना, अगले कोई भी पेपर होगा उसमें पूछने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए हर एक वीडियो में इनका नाम मैं जरूर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने देखिए मैंने जैसे कि बोला था आपको, इन्होंने हिंदी में भी कर रखी है, ठीक है। गढ़वाली में तो बहुत कम मिलती है वैसे, ना के बराबर। और हिंदी हो गया आपका, फारसी हो गया, संस्कृत हो गया, ब्रिज भाषा हो गया, तो इन भाषाओं में इन्होंने क्या कर रखी है अपनी, इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो भी हैं। इनका एक प्रसिद्ध रचना हुई थी गढ़वाल राजवंश करके, ठीक है। तो जो इनकी ब्रिज भाषा में लिखी गई थी उस टाइम की सर्वश्रेष्ठ रचना के नाम से इनको प्रदर्शित किया गया था। ब्रिज भाषा की जो आपकी गढ़वाल राजवंश से इनकी रचना थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। देखिए आपका उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपका ज्वार, दूसरा आपका बाजरा, तीसरा मक्का, चौथा आपका चावल, ठीक है। तो देखिए तीन के चारों आपकी ये जो है आपके ये खरीफ फसल हैं, ठीक है। लेकिन जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है तो वो किसकी पैदा होती है, चावल की। तो चावल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें चावल आप राइट टिक कराएंगे। देखिए जो आपकी जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई में तो बोई जाती है, लेकिन अक्टूबर के टाइम पे क्या कर दी जाती है, उसको काट लिया जाता है। तो उसमें देखिए आपका ज्वार भी आ जाता है, आपका बाजरा आ जाता है, मक्का आ जाता है, मूंगफली आ जाती है, मूंग दाल आ जाती है, इसमें उड़द की दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, आदि जितनी भी चीज़ें ये खरीफ फसल में आ जाती हैं। लेकिन उत्तराखंड की राज्य की मुख्य खरीफ फसल की बात करी जाएगी तो उसमें आपका चावल जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, प्राचीन काल में बाड़ाहाट नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का वर्तमान में क्या नाम है। आज के टाइम पे क्या नाम है बाड़ाहाट। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। ठीक है, पौराणिक नाम पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग माइंड पे क्लिक कर लेंगे कि हाँ भाई इसका ये पौराणिक नाम है, लेकिन बाड़ाहाट का जो प्रसिद्ध तीर्थ बोला है ना, देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। ठीक है, तो यूकी ट्रिपल एस इसी टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखती है, जो कि आपको आते हुए भी वो चीज़ फिर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उस प्रसिद्ध तीर्थ का बोला, सबसे पहला आपका ऋषिकेश, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा बद्रीनाथ, चौथा आपका रुद्रप्रयाग। तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होगा तो वो लोग तो किसी तीर्थ को ही कराएंगे, जैसे कि बद्रीनाथ हो गया, ऋषिकेश हो, इन पर टिक कराएंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बाड़ाहाट जो है वो है आपका उत्तरकाशी का पौराणिक नाम। उत्तरकाशी के बहुत सारे पौराणिक नाम हैं, जैसे कि आपके सौम्य काशी हो गया, बाड़ाहाट हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ये जो उत्तरकाशी उसके पौराणिक नाम है, तो पौराणिक प्रसिद्ध तीर्थ भी माना जाते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद मैं उत्तरकाशी में और चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो उत्तरकाशी है ना वो भागीरथी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगर बात करूँ तो वरुणावत पर्वत वहाँ पे स्थित है, उसी के तलहटी पे कहा जाता है कि उत्तरकाशी स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी देखिए जो जिला बना था वो 24 फरवरी 1960। ठीक है, हर बार हर वीडियो पे जिलों के जो भी गठन है उसको बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि ये जो है कूट मिलाने के लिए आते हैं। जैसे कि आपका उत्तरकाशी हो गया वो किस सन में बना, तो इसलिए मैं हर वीडियो पर लेकर आता हूँ ताकि आपको याद रहे। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तरकाशी बना था जिला आपका 24 फरवरी 1960 को। अगर आप अपना ये उत्तराखंड का आप नक्शा देखेंगे, ठीक ना, इसी टाइप का उत्तराखंड का नक्शा है, तो ये सबसे उत्तरी जिला, यानी कि देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए नॉर्थ यानी कि उत्तरी, इस यहाँ पे आपका उत्तरकाशी जिला आ जाता है, तो सबसे हमारे उत्तराखंड राज्य का उत्तरी जिला है उत्तरकाशी हमारा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो सबसे कम महिला लिटरेसी रेट मिलता है यहाँ पे, लगभग 75.81 यहाँ पे महिला लिटरेसी रेट है। ठीक है ना, तो सॉरी ये तो टोटल लिटरेसी रेट है 75.81, लेकिन यहाँ पे जो सबसे कम महिला प्रतिशत है लिटरेसी रेट के मामले में, सबसे कम महिला प्रतिशत यहाँ का है उत्तरकाशी का। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, नीला बुरांश कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला आपका 25,000 से ज़्यादा मीटर पे ऊंचाई पे, 30,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे, या 35,000 मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो नीला बुरांश है ना वो 35,000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिमायन पट्टी किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो इस सबसे पहला ऑप्शन आपका टिहरी गढ़वाल, दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल, तीसरा आपका अल्मोड़ा, चौथा आपका देहरादून। ठीक है, तो देखिए आपका हिमायन जो पट्टी है, हिमायन पट्टी, वो आपका स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल देखिए, जो टिहरी गढ़वाल है उस टिहरी नगर की जो स्थापना करी थी वो करी थी आपके 28 दिसंबर 1815 में इसकी स्थापना करी गई थी इस नगर की। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा इस नगर की स्थापना करी गई थी। देखिए अब तो नई टिहरी के नाम से बस गया नया शहर, लेकिन जिस टाइम पे टिहरी की स्थापना थी तो अब वो जलागमन है, यानी कि उस टाइम वो जो पुरानी टिहरी थी उसमें अब क्या है, डैम बन चुका है। ठीक है, तो वो उसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? उसमें मिलती है आपकी भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी मिलती है, और ये जो पुरानी टेरी है वो सन 2005 में, ठीक है, 2005 में विलीन हो गई थी डैम में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बाकी टिहरी का जो विलय किया गया था 1949 में किया गया था हमारे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में नवदन्या संगठन से संबंधित हैं, कौन सी महिला है जो आपकी उत्तराखंड में नवदन्या संगठन से संबंधित है? सबसे पहले सुनीता नारायण, दूसरा आपका शांति नारायण, तीसरा आपका दीक्षित सिंहा, चौथा आपका वंदना शिवा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका वंदना शिवा। वंदना शिवा काफ़ी फेमस लेडी हैं। ये देखिए दार्शनिक, पर्यावरण कार्यकर्ता और लेखिका के साथ साथ ये बहुत इसमें लेखिका के साथ साथ ये देखिए आपका इन्होंने अभिनय भी किया गया है और काफ़ी प्रसिद्ध महिला हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो वंदना शिवा हैं इनका जो जन्म की बात कर लूँ तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। किस जिले में हुआ था? ये हुआ था आपका देहरादून जिले में इनका जन्म हुआ था। तो इसको भी याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में ये अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, थारू जनजाति के लोग दोपहर में भोजन को कहते हैं। ये जो थारू जनजाति है हमारे उत्तराखंड जनजाति में, तो उसमें जो ये दोपहर का भोजन करते हैं तो उसके भोजन को क्या कहा जाता है? सबसे पहला आपका जाड़, दूसरा का मिजनी, तीसरा का बेटी और चौथा है आपका कलेवा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कलेवा भी कह सकते हैं, लेकिन कलेवा राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिजनी। ठीक है, मिजनी बोलते हैं थारू जनजाति के जो भी लोग होते हैं वो दिन के खाने को मिजनी बोलते हैं। आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति आपकी थारू जनजाति, उसके बाद आ जाती है आपकी जौनसार जनजाति। ठीक है, देखिए जौनसारी जनजाति राज्य में तो दूसरा स्थान है, लेकिन गढ़वाल अगर मंडल की बात करें तो वहाँ पे उनका प्रथम स्थान है आबादी के टाइम उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो आपके थारू जनजाति है देखिए वो आपके उधमसिंह नगर में ही पाई जाती है अधिकतर, जहाँ वहाँ के आसपास के नगर है आपका खटीमा हो गया, किच्छा हो गया, सितारगंज हो गया, तो उस वहाँ पे पाई जाती है आपकी थारू जनजाति। ये जो थारू जनजाति है देखिए अपने आप को किरात वंश का मानते हैं ये लोग, मात्र सत्तात्मक होते हैं। इनका जो जनजाति है ये मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, अगर इनसे प्रमुख त्यौहार की बात करूँ तो देखिए इनका जो प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है थारू जनजाति का वो बनाया जाता है बजहर। ठीक है ना, बजहर बनाया जाता है। इससे देखिए पहली वाली वीडियो में मैं एक चीज़ लेकर आया था कि जो थारू जनजाति है वो अगले जो पिछली जो वीडियो लाया था उसमें एक क्वेश्चन लाया था मैं कि जनजाति के लोग दीपावली का शुभ और होली का शुभ के रूप में मानते हैं। तो ये भी थारू था, क्योंकि देखिए जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शुभ के रूप में मनाते हैं और होली में ये 7-8 दिन तक होली मनाते हैं और इसमें खिचड़ी नृत्य करते हैं। इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है थारू जनजाति का वो आपका खिचड़ी नृत्य, तो उस टाइम पे खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आवाज की एक जगह है कृति के कृतिकार कौन है? यानी कि देखिए एक ये है आवाज की एक जगह है, तो इसके रचनाकार कौन है वो चीज़ आपको बताना है। सबसे पहला आपका चंद्र कुमार बर्तवाल, दूसरा आपका लीलाधर जगूड़ी, तीसरा आपका मोहनलाल बाबुलकर और चौथा आपका मंगलेश डबराल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखी गई है ये आवाज की एक जगह है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन आपका बद्रीदत्त पांडे, दूसरा आपका हेनरी रेमजे, तीसरा आपका ई गार्डनर, चौथा आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हेनरी रेमजे। ठीक है, देखिए जो हेनरी रेमजे हैं इनके टाइम पे ये
कमिश्नर थे, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर थे। ये हेनरी रैमजे को ही आपका क्वीन ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करूं तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1856 से लेकर 1884, ठीक है, कार्यकाल बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा 1856 से 1884 तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहे, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे देखिए यहाँ पे तराई भाबर में विकास के लिए इम्प्रूवमेंट जो फंड है था उसकी स्थापना करी गई थी इन्हीं के द्वारा तराई में, और ये करी गई थी आपके 1883 में इनके द्वारा इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना करी गई थी, ठीक है। अगला देखिए इनके बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि देखिए इन्होंने ही सबसे पहले उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, हेनरी रैमजे जी के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये भी, और बहुत सारा काम किया इनके द्वारा भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है आपका अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा नैनीताल, चौथा आपका पिथौरागढ़, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे चौथा ऑप्शन में देहरादून होता तो बहुत सारे लोग इसको देहरादून लगा के आते, लेकिन देहरादून नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हल्द्वानी में ही आपका वन एवं पंचायत प्रशिक्षण यानी कि वन विभाग का जो भी प्रशिक्षण का अधिकतर काम होता है वो हल्द्वानी में ही होता है इनके अकादमी में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। सबसे पहला ऑप्शन आपका भूटिया, दूसरा आपका राजी जनजाति, तीसरा आपका थारू जनजाति, चौथा आपका जौनसार जनजाति। देखिए जो हुड़का है ये है आपका भूटिया जनजाति से संबंध में है, ठीक है। भूटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़का है, और इसमें देखिए जो भूटिया जनजाति है ये किरात वंशीय अर्धघुमंतु जनजाति कही जाती है, ठीक है। इससे पहले देखिए 1900 जो भूटिया जनजाति के लोग हैं वो 1962 से पहले, ठीक है, यहाँ पे ही आपका नीति माणा दारमा जो भी दर्रे हैं इनके पास, ये तिब्बत से व्यापार किया करते थे भूटिया जनजाति के लोग 1962 से पहले। उसके बाद देखिए भूटिया जो जनजाति है ये ऋतु प्रवास भी करती है। उसके बाद देखिए ग्रीष्मकालीन में ये जो अपना प्रवास करते हैं तो उस प्रवास को ये ग्रीष्मकालीन आवास को ये मैथ कहते हैं, ठीक है। बहुत बार देखिए यूके ट्रिपल से पूछता है कि मैथ किससे संबंधित है या कोई भी टेक्निकल वर्ड है वो किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे मैथ शब्द आया तो इस मैथ शब्द को अब याद रखिएगा। जो मैथ शब्द है यह है संबंधित आपके भूटिया जनजाति से। भूटिया जनजाति से भी किससे संबंधित है कि ये जब अपना ग्रीष्मकालीन में आवास चेंज करते हैं तो इसमें वो मैथ कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनके द्वारा एक उत्सव बनाया जाता है जो कि 12 साल में आयोजन किया जाता है, वो है आपका प्रसिद्ध उत्सव है, उस उत्सव का नाम है आपका कंडाली, ठीक है। कंडाली उत्सव एक मनाते हैं। उसके बाद देखिए ये लोग विवाह के टाइम पे नृत्य भी करते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध नृत्य है वो है आपका पौड़ा नृत्य, ठीक है ना। पौड़ा नृत्य के बारे में याद रखिएगा, पौड़ा नृत्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इनके जो प्रसिद्ध देवता हैं वो है आपका भूमियाल देवता, ठीक है। भूमियाल देवता ही इनके प्रसिद्ध आपके देवता हैं, इन्हीं की अधिकतर ये पूजा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए मंगलो और तथा डोमो के रक्त मिश्रण से किस जनजाति की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। देखिए उससे पहले मंगलो डोमो भी थे, उससे इनके जो रक्त मिश्रण से किस जनजाति की उत्पत्ति हुई है चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे सौका जनजाति की, दूसरा बुक्सा की, तीसरा जौनसारी या चौथा आपका थारू जनजाति। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो जौनसार की, ठीक है ना। जौनसार का मंगलो और डोमो प्रजाति से ही इनकी जौनसार जो जनजाति है इनकी उत्पत्ति हुई है। अगर बात करूँ जैसे कि मैंने अभी जौनसारी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो देखिए जो जौनसारी जनजाति है ये हमारे राज्य के सबसे बड़ा समूह का माना जाता है, लेकिन गढ़वाल में सबसे बड़ा समूह माना जाता है जौनसारी का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लोग पांडव को भी अपना वंशज मानते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने थारू जनजाति के बारे में बताया था, थारू जनजाति थी आपकी मातृ सत्तात्मक, ठीक है। और लेकिन आपकी जो जौनसार जनजाति है वो है आपका पितृ सत्तात्मक, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, पितृ सत्तात्मक है। उसके बाद देखिए जो जौनसार जनजाति है ये दीपावली के टाइम पे भेला नृत्य करती है, ठीक है। भेला नृत्य यहाँ का प्रमुख नृत्य माना जाता है, तो ये भेला नृत्य करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनका प्रसिद्ध एक मेला भी लगता है जो कहा जाता है बिस्सू मेला, ठीक है। जौनसार जनजाति का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेला कहा जाता है आपका बिस्सू मेला को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के फल संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन आपका मुक्तेश्वर, दूसरा आपका भीमताल, तीसरा आपका रामगढ़, चौथा आपका झिरोली, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका देखिए रामगढ़। देखिए जो रामगढ़ है ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फलों का फल मान होते हैं। अधिकतर जो फल हैं उसमें देखिए आपका आड़ू हो गया, नाशपाती होगी, खुमानी होगी, तो ये यहाँ पे बहुतायत मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये जो रामगढ़ है इस यहाँ का काफ़ी ठंड होती है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फल भी हुए हैं, ठीक है। और इसी को आपका यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे फल संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन किस जिले में होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन आपका देखिए देहरादून, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका नैनीताल, चौथा आपका अल्मोड़ा। ठीक है, तो देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा जो धान उत्पादन करता है वो करता है आपका देहरादून जिला, तो इसका जो सही आंसर होगा वो देहरादून होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखें यहाँ पे, चित्रकला की गढ़वाली शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में होता था। सबसे पहला ऑप्शन आपका अकबर के काल में, दूसरा औरंगजेब, तीसरा आपका शाहजहां और चौथा ऑप्शन है आपका जहांगीर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे देखिए आपका जहाँ पे चित्रकला का गढ़वाली शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था जहांगीर के ही टाइम पे। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, कमलेश्वर मेला कहाँ लगता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका देहरादून, दूसरा श्रीनगर, तीसरा कोटद्वार, चौथा आपका उत्तरकाशी। तो देखिए आपका जो कमलेश्वर मेला देखिए कमलेश्वर मंदिर पे ही लगता है, जो कि आपका है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर पे, तो इसका जो श्रीनगर है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, और यहीं पे जो कमलेश्वर मंदिर है यहीं पे इसको कमलेश्वर मेला भी कहा जा सकता है, यहाँ पे इसको बैखंड चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बैखंड चतुर्दशी भी कमलेश्वर मंदिर पे लगता है, और ये जो कमलेश्वर मेला है इसको भी मंदिर के नाम से ही जान दिया गया है। तो इसका जो दोनों का सही आंसर रहेगा वो आपका श्रीनगर रहेगा, जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला कानून कब बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम पे इसकी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका आयोग द्वारा पूछा जाए। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है देखिए 1917, दूसरा आपका 1874, तीसरा आपका 1930, चौथा आपका 1842। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1842। उत्तराखंड में जो पहला पंचक्की कानून बना था वो 1842 में ही बना था। देखिए 1842 से पहले जो था ना, ये जो पंचक्की था ये एक निजी वो था कि इसमें किसी भी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन 1842 के बाद इसमें क्या हो गया, कर लागू कर दिया गया और इससे भी कर लिया जाने लगा। और देखो जो घराटों पर सर्वप्रथम जो कर लिया गया था, बैकेट जो भूमि बंदोबस्त था, उसी के समझौते के आधार पर लुसिंगटन उस टाइम पे जो कमिश्नर थे, लुसिंगटन के कार्यकाल पे 1842 पे ही इसको लिया गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप सभी लोगों को जो प्रारंभ में जो ये आपका पंचक्की थे, इनको घराट भी बोला जाता है। ये जो थे ये पहले में व्यक्तिगत संपत्ति थे, यानी कि उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ही नहीं था। लेकिन बाद में इससे क्या हो गया, वो सरकार के उसमें आ गया और उसके बाद इसमें क्या लेने लग गया, कर लिया जाने लग गया। उसके बाद भी बहुत सारे कर लिए गए, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, गढ़वाल का चंदन किस व्यक्ति को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मौलाराम, दूसरा आपका हेमवती नंदन भोगड़ा, तीसरा आपका माधो सिंह भंडारी, चौथा आपका श्रीदेव सुमन। ठीक है, देखिए गढ़वाल को जो चंदन कहा जाता है वो कहा जाता है आपका हेमवती नंदन भोगड़ा जी को। ठीक है, इनको देखिए धरती पुत्र और हिमालय पुत्र की नाम की भी संज्ञा दी गई है। अगर मैं इनकी जन्म की बात करूं तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो 25 अप्रैल 1919। ठीक है, 1919 को इनका जन्म हुआ है, 25 अप्रैल को इनका जो जन्म हुआ था देखिए वो हुआ था आपका पौड़ी के बुधानी गांव में। ठीक है, सन याद जरूर रखिएगा, जो इनका सन है 1919, बुधानी गांव में पौड़ी के। और इसके बाद देखिए इनके द्वारा काफ़ी राजनीति में आए, उसके बाद इनको काफ़ी पद भी मिले। देखिए 1957 में ही, जब ये उससे पहले राजनीति में आ गए थे, 1957 में इनको संसदीय सचिव भी बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1957 के बाद देखिए 1973 में ये हमारे उत्तर प्रदेश जो है, हमसे उत्तराखंड जिससे अलग होके बना है, उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे 1973 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1975 में ही देखिए वहाँ पे जिस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी से इनका कुछ मनमुटाव हो गया था। उसके बाद उनके कारण, उस मनमुटाव के कारण इन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सीएम की कुर्सी इनको मिली हुई थी, उससे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद देखिए उन्होंने कुछ पार्टियों के गठन भी किए थे। 1979 पे इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का भी गठन किया था। और उसके बाद देखिए 1984 में इन्होंने चरण सिंह के साथ मिलकर, ठीक है ना, चरण सिंह के साथ मिलकर उन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी का भी गठन किया। अंततः देखिए इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था आपका 17 मार्च 1989। ठीक है, 1989 को इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, और इस सीरीज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जौनसारी समाज में विवाह एवं जन्म उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका केदार नृत्य, दूसरा आपका हारुल नृत्य, तीसरा आपका बुढ़ियात नृत्य, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुढ़ियात नृत्य किया जाता है आपका जौनसार समाज में। जब विवाह होता है या किसी का जन्म उत्सव मनाया जाता है उस टाइम पे किया जाता है आपका बुढ़ियात नृत्य। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी मेरी 20 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया था। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ सभी लोगों को कि आप सभी लोगों के जितने भी इन क्वेश्चन के प्रति डाउट्स थे या उन क्वेश्चन के प्रति आप जो जानने की इच्छुक थे, तो उन सभी को मैंने क्लियर किया गया होगा मेरे द्वारा। उसके बाद अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए है। आने वाले टाइम पे देखिए, कल या परसों के टाइम पे आपका एक जो मंदिरों के लिए जो शैली होती है, मंदिर में जो शैलियों पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो ये सब आप सभी लोगों के लिए, तो आप जरूर इस पर अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। और जितने भी आपके आगामी पेपर्स होने वाले हैं, क्योंकि आयोग ने कह दिया है, तो जितने भी आपके आयोग में पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए अभी से स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को धन्यवाद।